वेलकम एस्पायरेंट्स। कॉम्पिटिटिव सर्कल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके को हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। स्टेट वाइज अर्थात प्रत्येक राज्य की स्थापना, उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सीमाएं, उसकी राजकीय चिन्ह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी वहाँ की महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी के बनते हैं सभी हम लोग एक एक करके स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग अपना पहला वीडियो स्टैटिक जीके का पश्चिम बंगाल के रूप में आपके सामने लेके आए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। जिस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया अर्थात 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन भाग 1 जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और अनुसूची जिसमें भारत के राज्य सीमाओं का वर्णन किया गया है, उसके तहत हमारे पश्चिम बंगाल का भी गठन हो गया था। अर्थात इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। परंतु हम सभी अच्छे से जानते हैं 1956 में भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसके तहत पुनः सभी राज्यों को सूचीबद्ध किया गया। इसी क्रम में हमारे पश्चिम बंगाल का गठन भी हुआ था दोबारा 1 नवंबर 1956 को। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो हम सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अब थोड़ी बात कोलकाता पे भी कर लेते हैं। कोलकाता की स्थापना 1690 में, अगस्त 1690 में जॉब चार्नक द्वारा की गई थी। कोलकाता हमारे भारत की राजधानी भी थी 1756 से 1911 तक। 1911 में हमारे देश की राजधानी दिल्ली कर दी गई। बंगाल का एक अभिन्न अंग था कोलकाता। अब बात करें कोलकाता की स्थिति का, तो यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 71 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हुगली नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है। इसे ही महलों का शहर या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। आप ये सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है नोट डाउन करने में, तो वे चिंता ना करें। हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप इस वीडियो के अर्थात इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। तो हम सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हमारी माननीय ममता बनर्जी जी हैं। ममता बनर्जी, इन्हें ही ममता बंदोपाध्याय भी कहा जाता है। ममता बनर्जी कब बनी थी मुख्यमंत्री? 20 मई 2011 को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गई। 20 मई 2011। और हम सभी अच्छे से जानते हैं ये अब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अब यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे मिस्टर प्रफुल्ल घोष, जो कि 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1948 तक मुख्यमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1948 तक। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की।
तो हम सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनकर। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कब चुने गए? ये 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे और अब तक यही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कब बने थे? वो भी 15 अगस्त 1947 को बने थे, जो 21 जून 1948 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर नियुक्त थे। अब हम अच्छे से जानते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके बाद पहला राज्यपाल बना फनी भूषण चक्रवर्ती। फनी भूषण चक्रवर्ती। जो कि 8 अगस्त 1956 से 3 नवंबर 1956 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर नियुक्त रहे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल। तो पश्चिम बंगाल की क्षेत्रफल है 88,752 वर्ग किलोमीटर। 88,752 वर्ग किलोमीटर। अब यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है मतलब हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे राज्य हैं, उस क्रम में सबसे बड़े से शुरू करके अगर सबसे छोटे पे आते हैं तो पश्चिम बंगाल का जो नंबर आएगा वो आता है 13वां पे। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सीमा की, यानी पश्चिम बंगाल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, अर्थात इसके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में कौन कौन से राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर में। इसके उत्तर में 2 राज्य लगते हैं, एक सिक्किम और दूसरा है एक देश जिसका नाम है भूटान। फिर बात करते हैं दक्षिण में। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में है बंगाल की खाड़ी। अब यदि बात करें पश्चिम बंगाल के पूर्व में है बांग्लादेश, तथा पश्चिम बंगाल के पश्चिम में स्थित है उड़ीसा, झारखंड, बिहार और नेपाल। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के राजकीय चिन्हों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रत्येक राज्य का राजकीय चिन्ह अलग अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं राजकीय पशु। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष। तो पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी, पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। आप केवल किंगफिशर भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प है जैस्मीन। पूरा अगर बोला जाए नाइट फ्लावरिंग
जैस्मीन। अब बात करते हैं राजकीय फल, तो राजकीय फल है यहाँ का टोमेटो, मतलब टमाटर। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में, तो राजकीय वृक्ष है यहाँ का चैटिम ट्री। राजकीय खेल, पश्चिम बंगाल का राजकीय खेल है फुटबॉल। प्रमुख मिठाई, ये तो हम सभी जानते हैं, पूरा भारत जानता है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख मिठाई रसगुल्ला। यहाँ की रसगुल्ला काफ़ी फेमस है। अब बात करते हैं राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य गुड़िया नृत्य। अब बात करें प्रमुख भोजन, आप सभी जानते हैं प्रत्येक राज्य का कोई एक ऐसा भोजन होता है जो वहाँ के लोग सबसे अधिक खाना पसंद करते हैं, या कुछ फेस्टिवल वगैरह ओकेजन वगैरह पे वही भोजन वो बनाना पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख भोजन है मछली भात, जिसे वो लोग माछ भात भी बोलते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की जनसंख्या, तो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या कितनी है? पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है 9.12 करोड़। अब उन जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितना है? 4.68 करोड़। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की संख्या कितनी है? 4.44 करोड़। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा, 4th। अब बात करें दशक की वृद्धि, पूरे 10 वर्षों में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो जनसंख्या वृद्धि है वो उसकी परसेंटेज क्या है? 13.9%। अब बात करते हैं हम अपना पश्चिम बंगाल के लिंगानुपात की। लिंगानुपात कहने का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर उस राज्य में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो पश्चिम बंगाल में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है 950, यानी 950 महिलाएं पर 1000 पुरुष। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? यह संख्या है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो पश्चिम बंगाल में साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज है 76.3%। अब बात करें उनमें पुरुषों की साक्षरता दर की। जैसा कि हम सब ने इसके पहले देखा था कि पश्चिम बंगाल में पुरुषों की जनसंख्या 4.68 करोड़ है, तो उसमें कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं तो उसको देखते हैं। उनका साक्षरता दर है 81.7%। अब यदि बात की जाए महिलाओं की, जैसा कि हमने जानते हैं महिलाओं की जनसंख्या थी 4.44 करोड़, तो उस 4.44 करोड़ में कितने % महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं?
तो उसका परसेंटेज है 70.5%। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्य भाषा की। तो पश्चिम बंगाल की प्रमुख भाषा है बंगला। अब बात करें अन्य भाषाएं, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। वे भाषाएं हैं हिंदी, नेपाली, भूटिया, संथाली और कुरमाली। क्या क्या है? हिंदी, नेपाली, भूटिया, संथाली और करमाली। अब बात करते हैं राजकीय भाषा, यानी यहाँ पे सारे ऑफिशियल वर्क किस लैंग्वेज में होते हैं। वह है बंगला और अंग्रेजी, बंगला और इंग्लिश। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या कितनी है। उसकी संख्या है 23, यानी पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो वो है उत्तर 24 परगना, नॉर्थ 24 पेजेस, हिंदी में उत्तर 24 परगना। अब बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, दक्षिण दिनाजपुर। अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल, यानी पश्चिम बंगाल में क्या विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं? जी नहीं, पश्चिम बंगाल में केवल विधानसभा है, अतः इसको एक सदनात्मक कहा जाता है। अतः यहाँ का विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक। अर्थात यहाँ केवल विधानसभा है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। वह संख्या है 295। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। वह संख्या है 16। अब उसके बाद देखते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है पश्चिम बंगाल में। तो वो संख्या है 42। पश्चिम बंगाल की कुछ प्रमुख नदियों का बात करें अगर हम, वैसे नदियां तो काफ़ी अधिक नदियां बहती हैं यहाँ पे, लेकिन यदि कुछ प्रमुख नदियों का नाम लिया जाए तो वो होते हैं गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली और महानंदा। कौन कौन से हैं? गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली और गंगा। एक ऐड कर लीजिए महानंदा। हुगली ही गंगा का ही ट्रिब्यूटरी है, तो एक महानंदा भी वहाँ पे ऐड किया जा सकता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं प्रमुख बांध। तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख बांध कौन कौन सा है। तो सबसे प्रमुख बांध तो है फरक्का बैराज, जिसके बारे में आप सभी कभी ना कभी सुने ही होंगे। फिर है आपका दुर्गापुर बैराज और एक है कंसवती बांध। ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट बांध हैं। कौन कौन सा? फरक्का बैराज, दूसरा दुर्गापुर बैराज, तीसरा कंसवती बांध। अब देखिए कुछ टॉपिक नहीं लिख रहे हैं, उन सभी को आप पीडीएफ के रूप में पढ़ पाइएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रमुख नगर। पश्चिम बंगाल में कितने प्रमुख नगर हैं। तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख नगरों की संख्या तो काफ़ी अधिक है, लेकिन जो चर्चाओं में रहते हैं या फिर जो काफ़ी पॉपुलर है पश्चिम बंगाल में, या तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, तो वो उनके नाम हैं हावड़ा, दार्जिलिंग। सभी नाम जानते हैं, दार्जिलिंग का नाम सभी सुने होंगे। हावड़ा में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और अगर बात करें उसके बाद सिलीगुड़ी, पुरुलिया, वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मालदा और मिदनापुर, ये हैं
पश्चिम बंगाल के प्रमुख नगरों के नाम। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख खनिज के बारे में। तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज है कोयला, जो कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज और आसनसोल से निकाला जाता है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में या भारत में कोयला खनन का, तो भारत में कोयला खनन का इतिहास लगभग 220 वर्ष पुराना है। यानी प्रथम बार लगभग 220 वर्ष पहले हमारे देश से कोयला खनन किया गया था। अब यदि हम बात करें तो सबसे पहला, भारत में सबसे पहला जो कोयला खनन है वो कहाँ से किया गया, तो वो था रानीगंज कोलफील्ड। रानीगंज कोल्डफील्ड जिसकी शुरुआत किसने की थी? दो अंग्रेज, एक का नाम था मैसर सुमनेर, दूसरा का नाम था हिटली। ये दो व्यक्तियों ने मिलकर 1774 में पहली बार रानीगंज कोल्डफील्ड से कोयला निकाला। अब यदि बात करते हैं प्रमुख उद्योग का, तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख उद्योग है जूट उद्योग। जूट जिसे सोने का रेशा भी कहा जाता है भारत में। और यदि हम बात करें तो प्रथम जूट फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में ही स्थापित की गई थी, जो कि 1855 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित की गई थी। पश्चिम बंगाल के कहाँ पर स्थापित की गई थी? रिसरा में। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑकलैंड। ये कहाँ के निवासी थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये इन्होंने कब किया था? 1855 में। इसके बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल की प्रमुख झीलें। तो यदि बात करें पश्चिम बंगाल की प्रमुख झीलें, तो पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख झीलें हैं। मिरिक झील जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, मोती झील जो मुर्शिदाबाद में स्थित है, रविंद्र सरोवर जो कि कोलकाता में स्थित है, उसके बाद सैंचल झील जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, और उसके बाद है रसिक बील, ये भी आपका कोलकाता या बोलिए कुछ बिहार में स्थित है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर संदाकफू। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पश्चिम बंगाल का है संदाकफू, जिसकी ऊंचाई है 3636 मीटर। यदि इसको फीट में बोला जाए तो हो जाएगा 11,929 फीट। 11,929 फीट। अब इसके बाद बात करते हैं प्रमुख पर्वत। तो पश्चिम बंगाल में दो प्रमुख पर्वतें हैं, एक है हिमालय, दूसरा है शिवालिक। एक हिमालय, दूसरा शिवालिक। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी नदी। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी नदी का नाम है हुगली नदी, जिसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं अपना प्रमुख पर्यटन केंद्र कि पश्चिम बंगाल में घूमने योग्य स्थान कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ आप यहाँ पर पर्यटन के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल का पर्यटन केंद्र बहुत सारे हैं। पहला आता है विक्टोरिया मेमोरियल, उसके बाद आपका अलीपुर चिड़िया जू है, चिड़ियाघर मतलब, जहाँ पे आप जाके विभिन्न प्रकार के प्राणियों को देख सकते हैं। फिर आता है केतु का महल, फिर झाटर झूल या डूल का मंदिर, कलाचंद मंदिर, इचाई घोष का मंदिर, कुछ बिहार महल जहाँ पे कुछ बिहार के राजा रहा करते थे, हनेश्वरी तथा वासुदेव मंदिर। ये कुछ पर्यटन केंद्र थे पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा आप गीतांजलि या फिर आप बोलिए हमारे बेलूर मठ, काली घाट, दक्षिणेश्वर काली, इन सब स्थान को पे जाके वहाँ पे
पर्यटन के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान का, तो पश्चिम बंगाल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे हमारे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे पश्चिम बंगाल के। अब बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव अभयारण्य में आता है आपका बेंटू दाहरी वन्य जीव अभयारण्य, विभूति भूषण वन्य जीव अभयारण्य, उसके बाद आता है आपका जोरे पोखरी वन्य जीव अभयारण्य, उसके बाद आता है आपका लोथियन वन्य जीव अभयारण्य, फिर महानंदा वन्य जीव अभयारण्य, रमना बगन वन्य जीव अभयारण्य। ये कुछ वन्य जीव अभयारण्य थे हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार के बारे में कि यहाँ पे किन त्यौहारों को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल का त्यौहार दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस है, अतः इसका प्रमुख त्यौहार सबसे पहले आएगा दुर्गा पूजा। इसके अलावा यहाँ पे रास यात्रा बोल के एक त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद चरक, फिर आपको गंगा सागर मेला जिसके बारे में तो उसके पूरा भारत जानता है, गंगा सागर, फिर केंडुली मेला, फिर जलपेश मेला, उसके बाद रास मेला और अंत में आता है पौष मेला। ये सारे पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहारों के नाम हैं। अब बात करते हैं प्रमुख लोक नृत्य, ओके, प्रमुख लोक नाट्य। तो प्रमुख लोक नाट्य है यहाँ का जात्रा, प्रमुख लोक नाट्य हो जाएगा जात्रा। अब यदि बात करें पश्चिम बंगाल राज्य में क्या कोई उच्च न्यायालय है अपना, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के पास अपना उच्च न्यायालय है जिसका नाम है कोलकाता हाई कोर्ट। इसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य क्षेत्र आता है, तो कोलकाता के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों ही अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उसके आते हैं। इसकी स्थापना 1862 में की गई थी, कोलकाता हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सिंचाई और विद्युत परियोजना के बारे में। तो इसके सिंचाई और विद्युत परियोजना की यदि हम बात करें तो एक है दामोदर घाटी परियोजना, बहुत फेमस, उसका मयूराक्षी परियोजना और तिस्टा बैराज या फरक्का बैराज। ये चार जो हैं यहाँ के प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना हैं। अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख शोध संस्थान हैं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, दूसरा है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, दूसरा आपका केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान या केंद्र, जो कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। और बैरकपुर मंगल पांडे आप सभी को याद होगा 1857 क्रांति का सूत्रधार। अब अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में, तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उसके बाद आपका बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं फेमस। अब यदि बात करें पश्चिम बंगाल के प्रमुख फसल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख फसलें जो उगाई जाती हैं वो हैं आपका गेहूँ, मक्का, जौ, पटसन, चना, मटर और चावल बोलिए या धान। धान ही होता है, चावल तो उसके बाद का फॉर्म है धान। अब अगर हम बात करें इसका स्टेडियम, तो पश्चिम बंगाल में कितने स्टेडियम है, स्टेडियम मतलब
केवल क्रिकेट का बात नहीं करेंगे, जितने भी खेल हैं उन सब के इतने स्टेडियम में प्रमुख उन सब का बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है ईडन गार्डन, उसके बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम, फिर कंचनजंगा स्टेडियम, मोहन बागान फुटबॉल के लिए काफ़ी फेमस है, रविंद्र सरोवर स्टेडियम, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, किशोर भारती किरंगना, बारासात स्टेडियम, नेताजी इंडोर स्टेडियम, ईस्ट बंगाल ग्राउंड। ये कुछ प्रमुख स्टेडियम थे पश्चिम बंगाल में स्थित। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य का। तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है वृता नृत्य, फिर है छऊ नृत्य, फिर अगला है गंभीरा नृत्य, फिर टूसू नृत्य, संथाल नृत्य, लठा नृत्य और रवा नृत्य। ये पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोकगीत। तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोकगीत हैं भवैया, जारी गान और गंभीरा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अगर हम बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में पहला नाम आता है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, जो जन गण मन हमारे राष्ट्रगान का निर्माण किया जिन्होंने। आप सभी को पता होगा सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन गाया गया। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा और इस राष्ट्रीय गीत को उन्होंने 1882 में 1882 में अपने आनंद मठ में लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु 1892 में 1892 में हो गई, जिसके बाद कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे गाया गया। दूसरे उसके बाद स्वामी विवेकानंद, हम सभी जानते हैं बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद द्वारा ही स्थापित किया गया। उसके बाद आते हैं अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिरी, अमर्त्य सेन, किसी परिचय के मोहताज नहीं अमर्त्य सेन, प्रणब मुखर्जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, सौरभ गांगुली, इनको भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लिएंडर पेस, अभिजीत बनर्जी और हमारे माननीय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब यदि बात करें पश्चिम बंगाल के प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं वो हैं बाल्स, भैया, संथाल, उरांव, पहाड़िया, मुनस, लेफकास, भूटिया, चेरो, खारिया, गारो, माघ, महली, मूडू, मुंडा, लोहारा और माल पहाड़िया। ये सारे कुछ प्रमुख जनजातियां थे जो पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। अब यदि बात करें पश्चिम बंगाल की प्रमुख मंदिरों की, तो हालांकि 2 मंदिरों का नाम हमने पहले ही पर्यटन केंद्र में ले लिया था। एक हमारे काली घाट, दूसरा दक्षिणेश्वर काली। उसके अलावा और कौन कौन सी मंदिरें यहाँ पे फेमस हैं? पहला है बिरला मंदिर, फिर हंसेश्वरी मंदिर, फिर आपका आता है श्याम राय मंदिर, फिर बहुलारा सिद्धेश्वरी मंदिर, अग्नि मंदिर और बहुत फेमस तारापीठ मंदिर, बेलूर मंदिर जिसके बारे में थोड़ा देर पहले हमने बात किया, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित। फिर आता है थनथानिया कालीबाड़ी, फिर आता है आपका राधा माधव मंदिर और अंत में आता है पारसनाथ जैन मंदिर। अब यदि बात करें पश्चिम बंगाल के किन किन चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो उसमें आएगा आपका दार्जिलिंग चाय, बहुत फेमस है दार्जिलिंग की चाय, नक्शीकंठ, उसका आता है आपका शांति निकेतन में चमड़े के बने वस्तुओं का काफ़ी डिमांड रहता है, अतः इसको जीआई टैग दिया गया है ऐतिहासिक महत्वता को बनाए रखने के लिए। फिर मालदा का फजली आम, फिर मानसून मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी, ये काफ़ी फेमस है। अब बात करें बालूचारी साड़ी,
धनिया खाली साड़ी, गोविंद भोग चावल और बांग्ला रसगुल्ला, इन सभी चीज़ों को, पश्चिम बंगाल के इन सभी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के रामसर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। पश्चिम बंगाल में कितने वेटलैंड स्थित हैं? तो उसमें आएगा पूर्वी कोलकाता की आर्द्र भूमि और दूसरा आएगा सुंदरवन। 2 स्थानों को रामसर भूमि में शामिल किया गया। रामसर भूमि का अलग से पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा किसको कब जीआई टैग का भी अलग से बना दिया जाएगा और रामसर भूमि का भी अलग से बनाया दिया जाएगा कि कब जीआई टैग मिला किस वस्तु को और रामसर भूमि कब किसको घोषित किया गया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के विश्व धरोहर स्थल का। तो अगर पश्चिम बंगाल के विश्व धरोहर स्थल का बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में क्या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। उसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में घोषित किया गया। अब यदि बात करें पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस विश्वविद्यालय है वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को की गई थी। और आप सभी को पता ही होगा कि यह एशिया का सबसे पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें अंग्रेजी कल्चर के हिसाब से बहुत सारे भाषाओं का पढ़ने का ऑप्शन था यहाँ पे, यानी बहुभाषी विश्वविद्यालय, पहला बहुभाषी विश्वविद्यालय था ये एशिया का। अब यदि बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पश्चिम बंगाल के, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हम सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसका नाम पहले कलकत्ता हुआ करता था, जिसको 1999 में बदलकर कोलकाता कर दिया गया। दूसरा बात, पश्चिम बंगाल को पहले बंग नाम से जाना जाता था। और तीसरा पॉइंट है हमारा, खनिज उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पूरे भारत में तीसरा स्थान है, यानी खनिज उत्पादन के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल तीसरा पोजीशन पे आता है। अब यदि बात करें ऐसा क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल पूरे भारत का 1/5 भाग उत्पादन, खनिज का उत्पादन बंगाल में होता है। कोयला उत्पादन में बंगाल भारत में तीसरा स्थान पर आता है। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का शुभ संकेत है मछली, यानी यहाँ के लोग मछली को क्या काफ़ी शुभ मानते हैं। कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर ट्राम चलता है। ट्राम, आप कभी अगर कलकत्ता जाएं तो ट्राम देखे होंगे, या अगर जाएं तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा अनुभव है उसमें यात्रा करना। अब यदि बात करें तो एक गौरव की बात यह भी है पश्चिम बंगाल के लिए कि सबसे पहले वो बंगाली महिलाएं ही थीं जो कहाँ गई थी, स्कूल पढ़ने गई थी। अब यदि बात करें तो भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन भी बंगाल में ही होता है, पश्चिम बंगाल में। दूसरा बात, विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन भी कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत का सबसे पहला कोयला खान रानीगंज में स्थापित किया गया था, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। अब एक स्टेडियम है यहाँ पे जिसके बारे में आप जानते हैं, मोहन बागान। ये मोहन बागान एक क्लब भी है, मोहन बागान, जो पूरे भारत में काफ़ी फेमस है, यहाँ की अपनी फुटबॉल टीम है। कुछ इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। मोहन बागान का पूरा नाम है मोहन बागान एथलेटिक क्लब, जिसका उपनाम मैरिनर्स भी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1989 को की गई थी। इसके पास अपना एक मैदान भी है जिसका नाम है युवा भारती क्रीड़ांगन, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। इसकी कैपेसिटी 80,000 लोगों की है। यदि बात करें इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है स्वप्न घोष। ये रहा हमारे पश्चिम बंगाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद हम लोग किसी अन्य स्टेट के साथ अगले वीडियो में बात करेंगे। इसी प्रकार के सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, अब वो चाहे ट्रेडिशनल जीके हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर या फिर स्टैटिक जीके हो, सभी का वीडियो आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अतः हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इसके साथ ही साथ आपको अन्य सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, रीजनिंग अर्थात जीआई और
इंग्लिश के वीडियोज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, ताकि आप अपने जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी सही से कर पाएँ। इसलिए हमसे जुड़े रहें और हमारे हर वीडियो को देखिए। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारा सभी नया वीडियो जल्द से जल्द मिल पाए। और इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से आप इस पूरे कंटेंट जो आपको पढ़ाया गया है वहां से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको बस, यदि आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉम्पिटिटिव सर्कल टेलीग्राम पे हमारे कोचिंग सेंटर कॉम्पिटिटिव सर्कल का नाम सर्च कर सकते हैं। इससे आपको डायरेक्ट हमारे कॉम्पिटिटिव सर्कल का टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली और मंथली करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सभी बच्चों को ज्वाइन करने की परमिशन है, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात, आप यहाँ से डेली और मंथली करंट अफेयर्स पा सकते हैं। और हमारे FB पेज, फेसबुक पेज कॉम्पिटिटिव सर्कल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल पाएँ। और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या मैथ्स के कुछ टॉपिक्स का लिंक जहां आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक के कॉम्पिटिटिव सर्कल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।